डरावनी रातें यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। भूत प्रेत पिशाच और शैतानों की रोमांचक कहानियाँ आपको इस चैनल पर सुनने को मिलती हैं। अगर आपको ऐसी ही वीडियोस देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो हेडफोन लगा लें, कमरे की लाइट्स ऑफ कर लें, क्योंकि ये वक्त हो रहा है डरने का। हेलो दोस्तों, मेरा नाम अंकित है और मैं अहमदाबाद शहर का रहने वाला हूँ। जो जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ ना, वो बहुत ही डरावनी जानकारी है। मेरी आप बीती, लेकिन इसे सिर्फ एक कहानी समझिएगा, क्योंकि अगर आप इसे सच समझने लगे आप डरने लगेंगे। हो सकता है जो मेरे साथ हुआ है आपके साथ भी हो रहा हो। इस कहानी में आपको धीरे धीरे वो घटनाएं मेरी आप बीती समझ में आने लगेगी। यह बात 5 साल पहले की है। मैं एक जिम का ओनर हूँ। जिम चलाता हूँ और रात के 10 बजे घर आ जाता हूँ। मेरी शादी की बातें तो चल रही हैं, लेकिन मैं अभी शादी नहीं करना चाहता। मेरा मन है कि मैं बॉडी बिल्डिंग में हाथ आजमाऊं। पिछले 5 सालों से मैं जीतता आ रहा था और चाहता था एक बार बड़े स्तर तक पहुंच जाऊं। और एक जिम चलाना सही नहीं होगा। मैं चाहता हूं हमारे इस शहर से बाहर और भी कई शहरों में मेरे जिम हो। एक बड़ा बिजनेसमैन मैं बनना चाहता था। मेरा कद 6.5 फुट है और कोई भी मेरे आसपास फटक नहीं सकता, और गलती से भी मुझसे मजाक करना कोई भी सही नहीं समझता। जब मैं जिम में होता हूं ना, एक्सरसाइज कर रहा होता हूं, तब बिल्कुल एक जानवर की तरह होता हूं। भारी से भारी वजन मैं उठा सकता हूँ। मेरे लिए लोहा बिल्कुल हल्का हल्का सा लगने लगता है और बाकियों की आंखें फटी रह जाती हैं। पूछते हैं कई लोग, भैया आप इतना ज़्यादा वजन कैसे उठा लेते हैं? मैं उन्हें कहता हूँ, पिछले 12 सालों से मैं यही तो करता आ रहा हूँ। जब मैं स्कूल में था तभी से मैंने एक्सरसाइज करनी शुरू कर दी थी। पहले मैं बहुत ज़्यादा पतला हुआ करता था। कई मेरे दोस्त मेरा मजाक बनाया करते थे, लेकिन जब से मैंने कसरत करनी शुरू की, शरीर मेरा बड़ा होना शुरू हो गया। मैं तगड़ा होना शुरू हो गया। फिर सबकी आवाज़ धीरे धीरे कम होती चली गई और मेरी आवाज़ बढ़ती चली गई। ऐसे मैं सबको सिखाया करता, इसीलिए शहर में सबसे ज़्यादा भीड़ मेरे जिम में ही रहती। सब मुझसे पूछते ही रहते। मेरे दोस्त भी अब मुझे कहा करते थे, किसी समय यह पतला हुआ करता था, अब देखो 10 लोगों को इकट्ठे ही ये मार सकता है। लेकिन सबका मानना जो होता है, कई बार असलियत में कुछ और भी हो जाता है। मैं किसी से नहीं डरता था, चाहे 2 लोग हों या 4 लोग, चाहे मैं अंधेरे में जाऊं या उजाले में। अगर रास्ते में मुझे कोई रोके, मैं डरता नहीं था, भागता नहीं था, मुकाबला करता था। उस दिन भी मैं अपने घर रात के 10 बजे गया था। जैसे ही मैंने घर का दरवाज़ा खोला, मुझे महसूस हुआ घर का सामान हिला हुआ था। मैं एक एक करके घर के सामान को देखने लगा। ये क्या, चोर आया लगता है, देखूं तो सही कोई कीमती चीज़ उठाकर तो नहीं चला गया। एक एक करके मैंने अपना सारा सामान चेक किया। कोई भी सामान इधर उधर नहीं था, बस बिखरा हुआ था वो भी कुछ सामान। सोचने लगा मैं, यार कोई रोशनदान तो है नहीं, बाकी कोई दरवाज़ा खुला भी नहीं था, बिल्ली भी अंदर नहीं आई होगी, तो ये सामान बिखरा हुआ कैसे है? शराब वगैरह मैं पीता नहीं। सुबह उठता हूँ, हनुमान जी का नाम लेता हूँ और उसके बाद सीधा जिम की तरफ निकल पड़ता हूँ। तो ये सामान मैंने कब बिखेरा? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। फिर मैंने सोचा, कोई बात नहीं, यह बात को भुला ही देता हूँ। अब बार बार सोचने से कोई फ़ायदा तो है नहीं। रात के वक्त मैंने खाना बनाया, ज़्यादातर प्रोटीन से भरपूर। कुछ स्कूप आइसोलेटेड वे के मैंने दूध में डाले और पी लिए। बाकी खाना खाया। जैसे ही मैं बिस्तर पर जाने वाला था, कुछ सामान मेरे बिस्तर पर पड़ा हुआ और इस बार मैं डर गया था। जब मैं यहाँ पर आया था ना, सामान बिखरा हुआ था। सबसे पहले मैंने घर में रखी हुई वो कीमती चीज़ों को चेक किया था अलमारी में, कहीं वो चोरी तो नहीं हो गई। वो चोरी नहीं हुई थी तो मैंने वापस रख दी। खाना बनाने के लिए चला गया। जब मैं वापस आया, वो सारी कीमती चीज़ें बेड पर पड़ी थी
और इस चीज ने मेरे रोंगटे खड़े करके रख दिए। सोचने पर मजबूर, ये मेरी गलती नहीं लगती। शायद इस घर में मेरे सिवा कोई और मौजूद है। जल्दी से मैंने सारी लाइट जला ली, एक तरफ रखा हुआ बेसबॉल का बैट उठा लिया, बाकी कर दिया दरवाजा बंद। एक एक करके हर एक कमरे में जाने लगा। कोई भी हो पकड़ूंगा, पीटूंगा, जिंदा नहीं छोड़ूंगा, ये सोचा हुआ था मैंने। ऐसे कैसे हो सकता है कि मैं घर में आ गया और चोर चोरी करने के बहाने बेड पर सामान रख दे। लेकिन पूरे घर को अच्छी तरह से देखा मैंने, तलाशी ली, घर में कोई मौजूद नहीं था। मैं हक्का बक्का और हैरान था, ये कैसे हुआ? क्या मैंने अलमारी में सामान रखने की बजाय बेड पर रख दिया था? घर में मेरे सिवा कोई मौजूद तो है नहीं, छिपने की कोई जगह नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है? अगर ये मेरा अपना घर होता, जो कि मेरे माँ बाप के उस शहर में था, वहां पर मान लेता कि ढेर सारा सामान है। यहाँ कुछ ही सामान था और ये छोटा सा घर मैंने नया नया ही खरीदा था, अभी 1.5 साल पहले। पहले कभी ऐसी परेशानी मेरे सामने नहीं आई थी। आज ये क्या हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा। सामान को मैंने अलमारी में रखा और फिर अपने बेड को अच्छे से सजाया और मैं लेट गया। ये ख्याल मेरे मन में बार बार आते जा रहे थे, लेकिन एक बार फिर से मेरे दिल में दहशत सी पैदा हुई जब किचन में कुछ अजीब सा छनकने या हिलने की आवाज़ आई। ऐसा लग रहा था कोई चल रहा हो जिसने घुंघरू पहने हो या कोई ऐसी चेन पहनी हो जो इस तरह की आवाज़ कर रही हो। जल्दी से उठा मैं, दीवार से सट गया, बाहर की तरफ झांकने लगा। कौन है? मुझे कोई नज़र तो नहीं आया, लेकिन मैंने थोड़ी सी आंख बाहर की तरफ निकाली थी तो एक परछाई एक कमरे से दूसरे कमरे की तरफ जाती हुई मुझे नजर आई। फिर से मैंने बेसबॉल का बैट उठाया। अब मुझे पता था परछाई जिस कमरे में गई है, जो भी यहाँ मुझे डराने की कोशिश कर रहा है, ज़रूर वो उस कमरे में होगा। अब थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा कि ये चाबी हो सकता है मेरे किसी दोस्त के पास हो, और मेरे दोस्त बड़े कमीने हैं, मजाक बहुत ज़्यादा करते हैं। मुझे लगता है यहाँ मेरे दोस्त कुछ मजाक कर रहे हैं। जल्दी से मैं उस कमरे में गया, लाइट जलाई। वो कमरा खाली था, वहाँ सिर्फ एक टेबल पड़ा था, उसके सिवा कुछ नहीं। जो यहाँ था कमरे की तरफ तो गया, कमरे में जाकर गायब कहाँ हो गया? इस सवाल का जवाब मैं जान नहीं पा रहा था। क्या करूं? वहीं पर मैं बार बार झांकता रह गया, आंखें मलता रह गया। मुझे ऐसा लग रहा था कहीं मेरे दिमाग में कोई परेशानी तो नहीं आ गई। वैसे जब जब मैं बहुत ज़्यादा थक जाता हूँ ना, चीज़ें इधर उधर रख हो जाती हैं, भूल जाता हूँ मैं। छोटी मोटी चीज़ें भूलने की आदत है मुझे। जैसे कई बार बाहर से आऊँ, थका हूँ तो चप्पल इधर उधर फेंक देता हूँ। सुबह के वक्त चप्पल ढूंढने में परेशानी होती है, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता कि सामने कोई कमरे में हो और मुझे नजर ना आ रहा हो। कहाँ गया? फिर से मैं बेड पर आ गया था। सोचे जा रहा, मेरे कान तो नहीं बज रहे, मुझे भ्रम तो नहीं हो रहे। उस रात उसके बाद ऐसा कुछ नहीं हुआ। थका हुआ था, एक्सरसाइज ज़्यादा लगाई थी तो मुझे नींद आ गई, और सुबह के वक्त ये ख्याल मुझे खाए जा रहे। इसीलिए मैंने हर एक कमरे पर ताला लगाया, फिर बाहर ताला लगाया। जो ताले मैंने लगाए थे ना, ये नए वाले थे। तीनों चाबियां मेरे पास। ऐसा हो ही नहीं सकता अब घर के अंदर कोई आए और कहीं से निकल पाए। जिम में सुबह सुबह गया था, वहाँ कुछ समय बैठा रहा। वहाँ बाकियों को मैंने ट्रेन किया, कुछ ट्रेनर्स मैंने रखे हुए थे, तो मैं लगभग दोपहर के समय वापस घर में आ गया। सारा सामान वैसा का वैसा। मुझे डर था घर में सामान चोरी ना हो जाए। सबसे पहले अलमारी में कीमती चीज़ें वैसी की वैसी थी। शाम के वक्त फिर से जिम खोलना था मुझे, और जिम की तरफ मैं बढ़ गया। रात के 10 बजे वापस घर आया। दरवाज़ा खोला तो बाकी सारे कमरों के दरवाजे खुले थे, ताले ज़मीन पर पड़े। तालों को खोला नहीं गया था, जैसे बंद ही थे, खोलकर जैसे वापस बंद कर दिए और नीचे रख दिए। ऐसा लग रहा था मुझे डराने की पूरी कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन कैसे? चाबियां तो सारी मेरे पास थीं, उन तालों को नुकसान नहीं हुआ, काटा नहीं गया। थोड़े से निशान तो होते ना अगर ज़बरदस्ती उस ताले को खोलने की कोशिश की जाती, लेकिन ऐसा कुछ नहीं किया गया था। ताले ऐसे कि ऐसे नए रखे गए, और तब मैं एक बार के लिए डर सा गया था। ये क्या है? कहीं सच में वो बातें
सच तो नहीं? भूत प्रेत जब किसी के घर में आती हैं तो आपको डर लगने लगता है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हनुमान चालीसा मुझे आता है, हनुमान चालीसा पढ़ूंगा तो घर शुद्ध हो जाएगा, डरने की कोई बात ही नहीं है। हर सुबह हर शाम मैं हनुमान चालीसा पढ़ा करता था। अब भी मुझे लगा हनुमान चालीसा पढ़ता हूँ, कोई परेशानी नहीं आएगी। थोड़ा सा खाना खाया मैंने, बाकी मैं बाहर से खाकर आया था। बेड पर बैठा मैं, आवाज़ कोई नहीं आई, मैं हनुमान चालीसा पढ़ता गया। जब से हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू किया, डर बिल्कुल खत्म हो चुका था। जिसके बाद धीरे धीरे मुझे लगने लगा अब ये परेशानी दूर हो गई होगी। मैंने इतनी बार हनुमान चालीसा पढ़ा है, अब मेरा भय खत्म हो चुका है। और कहते हैं ऐसी शक्तियां भय पर निर्भर होती हैं। बेड पर मैं लेटा था, चादर को ऊपर की तरफ लगाए हुए। आंखें बंद की तो किसी ने जैसे चादर खींची हो। इतनी तेजी से चादर खींची थी और वो चादर बेड के नीचे चली गई। मैं एकदम उठा, हड़बड़ी ऐसी मच चुकी थी मेरे दिमाग में, मुझे लगा जो भी है बेड के नीचे है। नीचे से आवाजें आ रही, जैसे कोई उंगलियों को फर्श पर मार रहा हो। यह आवाज बार बार मुझे सुनाई दे रही और मुझे लगा कोई नीचे है। वो बेसबॉल का बैट एक तरफ पड़ा था, जल्दी से मैं उसे उठाना चाहता था। मुझे अब भी लग रहा था मेरा शरीर तगड़ा है, इंसान हो या भूत हो, मुकाबला अच्छी तरह से करूंगा मैं। दिमाग में हनुमान चालीसा आया ही नहीं। जैसे मैं घबरा गया, छलांग लगाई मैंने, बेसबॉल का बैट पकड़ा, नीचे देखा लाइट जलाकर, नीचे कुछ नहीं, चादर पड़ी थी। चादर को मैंने खींचा, ऊपर रखा। तब तक मुझे ये पक्का हो गया था हमारे इस घर में कोई चोर नहीं आता, कोई प्रेत आता है। ये प्रेत बार बार मुझे परेशान कर रहा है। अब मुझे क्या करना चाहिए? मुझे लगा कल सुबह मैं पुजारी जी के पास जाऊंगा या किसी बाबा के पास जाऊंगा, उसे घर में लेकर आऊंगा, फिर परेशानी खत्म हो जाएगी। बार बार कुछ ना कुछ आवाजें आती, मैं बाहर जाकर देखता, कोई नजर नहीं आता। कभी मेरी चादर खींची जाती तो कभी आसपास पड़े कपड़े गिर जाते। मेरे लिए यह पक्का हो चुका था कि कोई ना कोई घर में है और वो कोई इंसान नहीं है, कोई भूत या प्रेत है। और कमाल की बात देखिए, मुझे हनुमान चालीसा याद नहीं आ रहा। शुरुआत कहाँ से करूं? कैसे शुरू होता है हनुमान चालीसा? मैं हर रोज पढ़ा करता था, उस समय भूल कैसे गया मेरी समझ में नहीं आया और मैं घबराया हुआ बेड के एक तरफ बैठा था। वैसे डर इतना ज़्यादा लग रहा कि मैं बेड के नीचे छिप जाऊं, लेकिन इतना जिम किया मैंने, इतना शरीर तगड़ा बनाया, डर कर कमज़ोरों की तरह बेड के नीचे नहीं छिप सकता। जब सुरक्षा की बात आती है तो हम जैसे मर्दों को आगे जाकर लड़ना पड़ता है, चाहे मुकाबला इंसानों से हो या भूतों से हो। इसीलिए वहीं पर बैठा हंसने लगा, अंदर से डरा हुआ, बाहर से हंसते हुए कहने लगा, तुम जो भी हो मुझे डरा नहीं सकते, या कहूँ नहीं सकती। कौन हो तुम? मर्द हो या औरत हो, भूत हो, पिशाच हो, जो भी हो, सामने आओ। मैंने कह तो दिया सामने आओ, लेकिन अंदर से दिल कह रहा था अगर वो मेरे सामने आ गया फिर मेरा क्या बनेगा। फिल्में मैंने ढेर सारी भूतों की देखी थी, दोस्तों के साथ सिनेमा में जब भी जाया करता था कहता था ऐसा भूत अगर सामने आ भी जाए एक मुक्का मार के मैं मार डालूंगा, देखो हाथ मेरा हथौड़े की तरह है। लेकिन अब मैं जानता था जिस चीज़ को आप देख नहीं सकते, अदृश्य, वो आपको मार भी सकती है और आपको पता तक नहीं चलेगा किस तरफ मारूंगा मुक्का। इसीलिए मैं वहीं पर बैठा, सामान गिरता रहा पूरी रात, नींद नहीं आई पूरी रात। और अगली सुबह जिम गया मैं, एक ट्रेनर को चाबी पकड़ाई और मैं अपना समाधान चाहता था। जो मेरे साथ घट रहा है मैं उसे खुद से दूर करना चाहता था। किसी समय मेरे एक दोस्त ने बताया था अगर कभी भी ऐसा कोई काम हो तो एक बाबा के पास जाना, बस कीमत ज़्यादा लेता है, थोड़ा सा लालची है, लेकिन उसके पास जो ताकत है, जो शक्तियां हैं, वो किसी और के पास नहीं। मैं सीधा उसी के पास गया। कमाई तो बहुत ज़्यादा कर ली थी, डरने की बात नहीं थी, और उस बाबा ने कीमत 10,000 मांगी। मैं मुस्कुराया, अगर 10,000 कीमत होगी मैं दे सकता हूँ। फिर उस बाबा ने मुझसे पूछा घर में क्या क्या घटनाएं हो रही हैं। मैंने शुरुआत से बताया। पहले दिन क्या क्या हुआ, सामान हिला,
मुझे लगा कोई चोर आया होगा। आवाज़ें आ रही थी, मुझे लग रहा सामान रखा हुआ है अपने आप गिर रहा है। लेकिन दूसरे दिन साफ हो गया था कि घर में कोई भूत ही है। कैसे घुंघरुओं की या चीज़ों की आवाज़ आ रही, चादर का खुद ब खुद खींचा जाना, नीचे किसी का होना, परछाइयों का दिखना। एक रात में मेरे होश उड़ गए और उस बाबा ने कहा, चलो तुम्हारे घर जाकर देखना होगा परेशानी कैसी है। क्या नया घर खरीदा है? मैंने कहा नहीं, नया नहीं है, 1.5 साल पुराना है। पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। यह सब कुछ जैसे अभी अभी होना शुरू हुआ है। बाबा जब तक घर आ रहे थे, मेरे बाइक के पीछे बैठकर मुझसे सवाल पूछे जा रहे थे। यहाँ कोई कमरा निकला था, कुछ ऐसा कोई चीज़ जो अभी अभी निकाली हो, गार्डन होगा वहाँ पर। मैंने कहा गार्डन तो है, लेकिन मैं वहाँ जाता ही नहीं। बहुत समय से वहाँ कोई गया ही नहीं। घास फूस उगी हुई है। मुझे लगा था चलो माँ यहाँ आएगी तब पीछे गार्डन में सब्जियाँ उगा लिया करेगी। फिर बाबा ने पूछा, कुछ तो ऐसा होगा ना जिसके बाद ये घटनाएं शुरू हुई। याद करने की कोशिश करो, कोई ऐसी चीज़ जो रास्ते में तुमने उठाई हो, उठाकर उसे घर ले आए हो। मैं सोचने लगा, ऐसा तो बहुत बार होता है। कई बार कुछ लोग जिम में आ जाते हैं, मुझे मिठाई खिलाते हैं। ऐसा तो नहीं मिठाई में कुछ खिला दिया हो? बाबा ने कहा, तो ये बात है, हो सकता है मिठाई में कुछ खिलाया हो। तुम्हारे घर में उस चीज़ पर हो सकता है काला जादू किया हो, लेकिन मैं पक्का नहीं कह सकता कि यह काला जादू ही है। कई बार घर में प्रेत होते हैं जो जागृत नहीं होते, किसी घटना के कारण जागृत हो जाते हैं। ऐसे बातें करते करते मैं उस बाबा को लेकर घर तक आ गया था। बाबा ने घर में प्रवेश करने से पहले एक काली सी चीज़ थी, नींबू लग रहा या कुछ और, गेंद की तरह वो काला था, कोयले के समान। उसे दरवाजे पर रखा और बाबा ने कहा, ये यहीं पर रहना चाहिए, जब तक मैं बाहर नहीं आता इसे छेड़ना मत, और याद रखना किसी को उठाने भी मत देना। ये हिलने की कोशिश करेगा, इसे पकड़ लेना, इसी जगह पर रखना जब तक मैं बाहर नहीं आता। मैं मुस्कुराया, थोड़ा सा हंसा। बाबा जी, क्या सच में ये हिलेगी? बाबा ने कहा, जो तुम रात को देख चुके हो, अब भी शक है तुम्हें? मैंने एक कड़वा घूंट भरा। बातें बाबा की सच थी। बाबा उस घर के अंदर गए और जैसे ही कुछ मंत्र बोलने की आवाज़ आई, मैंने उस कोयले की गेंद को हिलते हुए देखा। बाबा के कहे अनुसार मैंने उसे पकड़ लिया। उसमें जैसे जान आ गई थी। वो गेंद खिसक कर एक तरफ जाना चाहती थी। बड़ी हल्की, कुछ 50 ग्राम की भी नहीं होगी, लेकिन भारी खींच रही। मुझे खींचने पर उतारू थी वो गेंद। मैंने पकड़े रखी। आखिर ये कोयले की छोटी सी गेंद क्या कर सकती है। वहीं पर मैं बैठा रहा और फिर वो कोयले की जो गेंद थी ना, कब राख बन गई पता नहीं चला। शायद मेरे हाथ तगड़े हैं ना, बहुत ज़्यादा कसरत करता हूँ जिम में, इसीलिए वो कोयले की गेंद शायद मेरी मुट्ठी में आकर मसल हो गई, जिस कारण राख बन गई। मैं डर गया था। तब बाबा बाहर आए और सबसे पहले मैंने बाबा से गलती मानी। देखिए बाबा, मुझसे ये गेंद फिसल गई, देखिए मैंने हाथ में दबाई तो राख बन गई। बाबा ने कहा, तुमसे राख नहीं बनी, तुम्हारी हैसियत नहीं है इसको राख में बदलना। ये कोई पत्थर नहीं था, कोई साधारण कोयला नहीं था, लोहे से ज़्यादा मजबूत था वो। लेकिन एक शक्ति ने खुद को यहाँ से जाने से पहले ये कीमत मांगी। जानता था मैं ऐसी कोई चीज़ की कीमत क्या होती है। अंदाज़ा तुम्हारी बातों से लग गया था। तुम्हारे ऊपर या कहूँ इस घर के ऊपर किसी ने काला जादू किया है। तुमने जैसा कहा था किसी ने मिठाई खिलाई है। याद रखना, दोबारा किसी से भी मिठाई मत खाना, किसी अनजान से कभी मिठाई मत लेना। क्या पता कोई अपनी बला तुम्हारे ऊपर छोड़कर चला गया हो। फिर बाबा ने कहा, ये राख को इकट्ठी करो और दूर कहीं नदी में बहा दो, अपने पास मत रखना, कीमत है उसकी जो तुम्हारे घर में था। मैं भी समझ नहीं पाया, लेकिन इतना पता है किसी ने काले जादू की शुरुआत की थी, लेकिन तुम बच गए। फिक्र मत करो, ज़्यादा नुकसान नहीं करता वो, लेकिन डराता रहता हर रोज़। इसे पोल्टरगीस्ट कहते हैं। ये कह के बाबा वहाँ से चले गए। मैंने अगले ही दिन वो राख को नदी में बहा दिया। इस तरह वो बला घर से दूर हुई और वो रात मैं खुशी खुशी सोया था। ऐसा लग रहा था जैसे बहुत बड़ी मुसीबत थी मेरे घर पर। मेरे सर पर वज़न बढ़ता जा रहा,
लेकिन अब वो मुसीबत दूर जा चुकी थी और मुझे बड़ी शांति का एहसास हुआ। उसके अगले दिन मैंने अच्छे से कसरत की और जब भी मैं कसरत किया करता था ना, मुझे लगता था जैसे मेरे शरीर में दानव हैं और मैं पीट पीट कर उन्हें बाहर निकाल देता हूँ पसीने के जरिए। ऐसा एहसास होता है भारी से भारी वजन को उठाना ये मेरा काम था। लेकिन अब तो गुस्सा भी था कि कुछ ताकतें ऐसी भी हैं जो मुझसे भी ज़्यादा ताकतवर हैं, उन्हें भी हराना है और तगड़ा होना है। ये मोटिवेशन के साथ मैंने सुबह भी थोड़ी सी कसरत की और शाम के वक्त ज़्यादा कसरत की। रात के वक्त मुझे लगा कि मैं भागकर घर की तरफ आता हूँ। घर 1.5 किलोमीटर दूर था और मैं भागने की कोशिश यहाँ पर सबसे ज़्यादा करता था क्योंकि मुझे कसरत की ज़रूरत होती थी। मेरी टांगों को भी, शरीर तगड़ा था, टांगें भी मजबूत होनी चाहिए। भले ही जिम में आप कसरत जितनी मर्जी करो, फेफड़ों को खोलने के लिए भागना भी ज़्यादा ज़रूरी होता है। मैं वहाँ से भागकर घर की तरफ आ रहा। आधे रास्ते में थोड़ा थक गया। यहाँ खड़ा होकर मैं सांस लिया करता हूँ। आसपास लगे हुए कुछ पेड़ साफ हवा देते हैं और इस समय ज़्यादातर लोग घरों से बाहर नहीं निकले होते। मैं अकेला वहाँ से थोड़ा थोड़ा आगे चलने लगा। मुझे कदमों की आवाज़ सुनाई दी। कोई मेरे साथ साथ चल रहा था, लेकिन मैं डरा नहीं। मैंने मुड़कर तक पीछे नहीं देखा। मेरे कंधे इतने चौड़े थे कि पीछे से मैं किसी को भी डरा सकता था और अगर मुझे गुस्सा आता तो कोई ठहर नहीं सकता। लेकिन एक जगह जब मैं रुका, कदमों की आवाज़ रुकी, तब मुझे समझ में आया कोई मेरा पीछा कर रहा है। जब कोई पीछे हो, वो भी चल रहा हो, क्या पता उसे कहीं और जाना हो। लेकिन आपके रुकने पर अगर कोई रुक जाए, इसका मतलब यही होता है कि कोई आपका पीछा कर रहा है। गुस्से में मैंने पीछे मुड़कर देखा तो पीछे कोई नहीं था। हवा के कारण थोड़े सूखे पत्ते धीरे धीरे हिल रहे। शायद मुझे इसी कारण कुछ भ्रम हुआ होगा। तो मैं आगे बढ़ने लगा, लेकिन फिर से वैसी आवाज़ें आने लगी। घबराकर मैंने पीछे मुड़कर देखा। ऐसा ना हो कोई घात लगा रहा हो। जो घात लगाकर मारते हैं तेज धार हथियार से, पीठ पर कोई वार कर देगा, मुझे पता नहीं चलेगा। तो मैं बार बार पीछे मुड़कर देखने लगा। पहली बार इतना घबराया था, इससे पहले कभी इतना डर नहीं लगा। मैं अकेला था, कोई मेरा पीछा कर रहा है। आवाज़ आ रही है, मैं देख नहीं पा रहा। मुझे लग रहा था वहाँ की छोटी दीवारें जो भी है दीवारों के पीछे है, यानी पीछा मेरा ही हो रहा है, लेकिन छिपकर। मैं भागना शुरू कर गया। इतनी तेज भागा कि अपने घर के करीब। तब मुझे लगा यहाँ आसपास पड़ोसी हैं, जानने पहचानने वाले। यहाँ पर तो कोई नहीं आने वाला। वहाँ कोई पीछा ज़रूर कर रहा था। पहले तो ये चांदी और सोने की चीज़ें ना कम पहना करूँगा। माना शरीर तगड़ा है, लेकिन अंधेरे में छिपकर 10-15 लोग अगर तेजधार हथियारों से मुझ पर वार करेंगे तो मैं क्या करूँगा। जैसे ही मैं घर के अंदर जाने वाला था, पास के पेड़ के बिल्कुल करीब मुझे एक आदमी नजर आया, पूरी तरह से काले कपड़ों में, और ऐसा लग रहा था मुंह ढका हुआ है। नीचे वाले हिस्से पर मास्क पहना हुआ था और ऊपर वाली जो आंखें थी उसमें जैसे काले गड्ढे। आंखें नजर नहीं आ रही, लेकिन मेरी तरफ घूर रहा। मैं चाबी लगाकर अपने घर के आगे वाले गेट का ताला खोलने की कोशिश कर रहा और वो मुझे घूरे जा रहा। कभी कोई घूर रहा हो तो मुझे तो गुस्सा आता है, और वो अकेला था, पतला सा था। मुझे लगा यही तो नहीं, बेवजह मुझे डरा दिया। अभी सबक सिखाता हूँ। 4 कदम मैंने उसकी तरफ बढ़ाए और मैंने कहा, अबे पीछा कर रहा था, ये तू था ना, कब से मेरा पीछा कर रहा है। आवाज़ें आ रही थी तो छिप जाता था, पतला है ना इसीलिए। लेकिन ये याद रख, जितना तू पतला है पिटेगा भी उतना ज़्यादा। भाग जा यहाँ से। उसने कदम नहीं हटाए, वहीं पेड़ के पास से घूरता रहा। उसे ऐसा लग रहा था कि वो पेड़ के पीछे छिप जाएगा, लेकिन कितने समय के लिए। पकड़ तो मैं लूंगा, भाग नहीं पाएगा। मैंने थोड़े से कदम उसके करीब बढ़ाए और कहा, तुझे अभी बताता हूं। वो हिला नहीं। मैं तेज हुआ पेड़ के पास। जैसे ही मैं पहुंचने वाला था वो पेड़ के पीछे छिपा। मैंने कहा, अभी तुझे बताता हूं, तुझे लगता है छिप जाएगा। वो फिल्मों में होता है बच्चे कि एक तरफ से निकलो दूसरी तरफ से निकलो, हट्टे कट्टे पहलवान कुछ कर नहीं पाते। तुझे तो अब बताता हूं। मैं पेड़ के पीछे गया, वहां कोई मौजूद नहीं था, कोई भी नहीं। पेड़ के ऊपर के पत्ते नहीं थे। अभी अभी इस पेड़ की कटाई की गई थी और आसपास छिपने वाली कोई और जगह थी नहीं। एक दीवार बहुत ज्यादा ऊंची, वहां पर तो वो चढ़ नहीं सकता था। तो गया कहां? क्या पेड़ के पीछे है, घूम गया?
बहुत जगह घूम कर देखा मैंने, लेकिन वो लड़का नहीं मिला। कौन था वो? तभी मेरी नज़र मेरे घर वाले उस गेट पर पड़ी। उसके सामने ताला मैंने चाबी से खोल दिया था, वहां पर खड़ा, और मैंने यहां से आवाज लगाई, माना तेज है तू, अब कहां छिपेगा, आता हूं मैं, भाग जा यहां से। वो भागा नहीं, गेट के सामने था। मुझे लगा इसे तो सबक सिखाना होगा, अड़ियल है ना। मैं भागा गेट की तरफ। तब मुझे महसूस हुआ वो कोई साधारण लड़का नहीं था जो मेरा पीछा कर रहा था, छिपकर बचकर यहां तक आ गया, बल्कि वो कोई प्रेत था। मेरी आंखों के सामने से गायब हुआ, जैसे कोई पतला सा कागज फटता है ना, या उसे खड़ा किया होता है हवा के कारण, ऐसे जमीन पर गिर जाता है। देखने में लगता है एक बड़ा सा कागज है, कोई बक्सा होगा, लेकिन जब गिरता है तब पता लगता है ये तो कागज था। ऐसे ही वो काले रंग का था, जब नीचे गिरा जैसे परछाई हो। वो परछाई काले रंग की सड़क पर एकदम गायब हो गई। वहां गेट के सामने मैं खड़ा था, टांगे मेरी कांप रही थी। पहली बार कुछ ऐसा देखा था जिसने मुझे यकीन दिलाया ये तो कुछ है मेरा पीछा कर रहा था। बाबा ने घर में झाड़ फूक तो की है। फिर मैं घर की तरफ भागा। घर के अंदर जब मैंने दरवाजे को चिटिकनी लगाई ना, तब जाकर मुझे सांस आई। तब से रुकी हुई थी। मुझे लग रहा ये मुझे पकड़ेगा, मार डालेगा। वहीं पर दरवाजे के बाहर झांकता रहा और मुझे किचन से आवाज आई, मुझे ढूंढ रहे हो। सन्नाटा, एकदम सन्नाटा था। मैं घबराया, घर से बाहर भागूं या घर के अंदर जाऊं? जाऊं तो जाऊं कहां? वो किचन में खड़ा था, मुझे साफ नजर आ रहा। मैं दरवाजे पर खड़ा। मेरे पास दो रास्ते थे, बाहर जाऊं, यहां रुकूं या मुकाबला करूं। और मेरे शरीर ने मुझे जवाब दिया, मुकाबला करो। कर क्या सकता है? सिर्फ डराएगा, चीजें हिलाएगा और कुछ नहीं कर सकता। मैं भागा किचन की तरफ, वो गायब हो गया। तब मैंने हंसना शुरू किया। बस यही है, यही है। डराया, चीजें गिराई और कुछ नहीं हो सकता, और कुछ नहीं हो सकता। डरा हुआ था, जबान कांप रही थी मेरी, क्योंकि मुझे वो गायब होता हुआ जब नजर आया तब से ही हालत पतली थी। फिर भी खुद को समझा रहा कि हर बार हालात सही नहीं होते, हमें तगड़ा होना पड़ता है। फिर से वो बेडरूम में नजर आया। भागा हुआ गया मैं। मुझे लगा था गायब हो ही जाएगा, वो गायब नहीं हुआ। जैसे ही उसके करीब था मैं, उसने मुझे धक्का दिया। इतना ज़बरदस्त धक्का था कि मैं पीछे वाली दीवार से टकराया। कंधे की हड्डी टकराई थी तो दर्द हुआ। मुझे महसूस हुआ कहीं हड्डी मेरी चटक तो नहीं गई, लेकिन दर्द कुछ समय बाद गायब हो गया और मैं नीचे बैठा हुआ। वो मेरी टांगों पर खड़ा हो गया था। उसके पैर बड़े अजीब से थे, चिपके हुए मेरी टांगों से। चीखना चाहता था मैं, लेकिन मेरी इज्जत जो आसपास के घरों में है वो मुझे चीखने दे नहीं रही थी। तब उसने कहा, मौत से बदतर, तेरी जिंदगी मौत से बदतर होगी। मेरी गाल पर उसने एक चमाट लगाई थी, जिसके निशान छप गए और वो गायब हो गया। पूरी रात वो नजर नहीं आया। मैं भी डरा रहा। मुझे लगता यहाँ से आएगा, चादर खींचेगा, सामान गिराएगा और अब तो मारने लगा है, हो सकता है मारेगा। लेकिन कुछ नहीं हुआ। सुबह गाल पर छपा वो निशान मेरे लिए शर्मिंदगी का सबूत था। मैंने लगभग 4:30 बजे जिम को खोला और वहीं चाबी रखी और बाकी ट्रेनर्स को मैसेज कर दिया, मैंने जिम खोला है, आज मन कर रहा था सुबह एक्सरसाइज लगाने का, लगा के मैं चला जाऊंगा, जिम को संभाल लेना, दोपहर भी तुम ही खोलना। मैं चेहरे पर छपे इस निशान को किसी को दिखाना नहीं चाहता था। मेरे लिए ये शर्मिंदगी थी, क्योंकि इतना तगड़ा पहलवान किसी से पिटाई खा के आया है, मेरी इज्जत का फालूदा हो जाता। मेरे शहर में मुझे सबसे ताकतवर माना जाता था और ऐसी हालत मेरी, सब हंसेंगे। तो मैं पहुंचा बाबा के पास। मैंने अपना चेहरा ढका हुआ था मास्क से। बाबा को मैंने कहा, बाबा जी अभी घर में है प्रेत, मुझे नजर आया, मारने की कोशिश की मुझे, मेरा शरीर तगड़ा था तो मैं बच गया। बाबा ने जैसे मेरे हाथ को छुआ और कहने लगे, मारा है उसने तुझे, लेकिन चोट पहुंचाने के लिए नहीं,
सिर्फ डराने के लिए। चेहरे पर जो निशान है तू दिखा सकता है, मुझसे कुछ छिपा हुआ नहीं है। आंखें मेरी शर्म से झुक गई, लेकिन बाबा ने हिम्मत बढ़ाई। तुझे क्या लगता है जो भी योद्धा होते हैं वो कभी नहीं हारते? कभी भी उनके मन में ऐसा विचलित करने वाला विचार नहीं आता कि कुछ ना कुछ हुआ है उनके साथ, सब हंसेंगे। योद्धा ऐसा नहीं करते। योद्धा हारते हैं, फिर से उठकर खड़े हो जाते हैं। कई बार मरते मरते बचते हैं, कई बार गलतियां होती हैं, शर्म आती है उन्हें, लेकिन हिम्मत वाला योद्धा फिर उठ खड़ा होता है, लड़ने के लिए तैयार। तुझे बस हाथ लगाया है, डरता क्यों है? हाथ लगाया है, चोट पहुंचाई है, ना सिर्फ तेरे शरीर को बल्कि तेरे अंदर के घमंड को भी। जान समझ, बाकी मैं देखता हूं। बाबा मेरे साथ घर में आए थे। घर में झाड़ फूंक की मुझे घर के अंदर आने का मौका मिला। चारों तरफ धागे से नींबू लटकाए, लगभग 20 नींबू, और सभी नींबुओं को हिलाकर उन्होंने कहा, कुछ ना कुछ तो है यहाँ पर, कहाँ छिपा है? जिसमें से जो पहले तुम्हारे ऊपर प्रेत का साया था, वो जो भी था उसे मैंने दूर किया। ये वो चीज़ नहीं है, ये कुछ अलग है। एक कमरे में जो पीले नींबू लटके हुए वो काले हो गए, और बाबा ने कहा, इस कमरे में गड़बड़ है, निकालो सामान जो भी इस कमरे में है। मैंने सारा सामान निकाला। बाबा ने पूछा, किसी से मिठाई घर लेकर आए? खाई तो नहीं होगी, ऐसा नहीं हो सकता, तुम गलती करो। मैंने कहा, बिल्कुल, मैंने साफ मना कर दिया किसी से खाने को, घर का खाना खा रहा था। बाबा ने कहा, कोई चीज़ यहाँ लेकर आया है? कुछ भी। कमरे में कोई ऐसी चीज़ नहीं मिली जो मैं लेकर आया था। बाबा हैरान, लेकिन वहाँ उस कमरे में बाबा ने झाड़ फूक की, मोर पंख बिछा दिए, फिर अपनी चुटकी से आग लगाई। हर मोर पंख को आग लगी थी। काले रंग का धुआं उठा था और उसमें नजर आया था वो चेहरा। तब बाबा ने उस धुएं को मुट्ठी में दबाया, एक कांच के बर्तन में खींचा और फिर कहने लगे, प्रेत, प्रेत तुझे डराने के लिए। ये भी एक साधारण प्रेत होते हैं, लेकिन चोट पहुंचा सकते हैं, मारने की कोशिश नहीं करते। मान लो जैसे अच्छे प्रेत हुए, लेकिन जिस घर में ये कब्जा कर लें वहाँ किसी को रहने नहीं देते। तेरे घर में पता नहीं कैसे भटकता हुआ ये आ गया, किसी चीज़ से जुड़ा हुआ, जिसने तुझे नुकसान पहुंचाया। गलतियाँ हर किसी से होती हैं, तुझसे भी हुई हो सकती हैं। फिर बाबा वहाँ से चले गए और मुझे खुशी हुई। दिन शांति से निकला। चेहरे का वो निशान थोड़ा थोड़ा कम होने लगा। रात के वक्त अच्छी नींद आई। अगले दिन भी मैं जिम में नहीं गया। मैं चेहरा दिखाना नहीं चाहता था, इसीलिए मैं घूमने का बहाना करके वहाँ से चला गया। 2 दिनों बाद मैं वापस आया। रात के वक्त आया था। सामान रखा मैंने, घर का सारा सामान वैसा का वैसा। जैसे ही मैं बेड पर लेटा ना, जैसे बेड के नीचे, चादर के नीचे कोई लेटा हुआ हो, मेरा इंतज़ार कर रहा हो। चादर समेत उसने मुझे लपेट लिया। मेरा मुंह भी चादर के बीच था। कुछ समय सांस नहीं आई, ऐसा लग रहा था कोई दम घोंट कर मारना चाहता है। मुझसे हिला नहीं जा रहा। तगड़ा शरीर था, लेकिन इस्तेमाल कैसे करता? जब आपको बांध दिया गया हो आप हिल नहीं पाते। मुझे घोंट के जैसे मारने की कोशिश की गई, लेकिन एक झटके में मैंने खुद को छुड़ाया, या कहूँ उसने पकड़ ढीली की तो मैं छूट पाया। जैसे ही चादर को मैंने हटाया, मुझे 2 हाथ नजर आए गद्दे से निकले हुए। वो 2 हाथ गद्दे से निकले थे, रुई के बने हुए। फिर रुई बिखर गई। ये ऐसा लग रहा था कोई प्रेत हो, कोई भूत हो, जो अब भी घर में मौजूद है। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। हनुमान चालीसा याद नहीं आ रहा। सबसे बड़ी गड़बड़ तो यही थी, जब ऐसी घटना होती मैं डरता, हनुमान चालीसा याद नहीं आता। अब भी वैसा रुई की बनी हुई वो आकृति मेरे सामने, ये अजीब सी थी। लड़की का रूप, जिसने हाथ मेरे मुंह में डाला। मैंने मुंह बंद किया, लेकिन दांतों के बीच से जादुई हाथ मेरे गले में चला गया और इतनी खांसी आई। उसके बाद उल्टियाँ। मेरे पेट में जो था सब निकला। इतना बुरा हाल, और सामने से उसने कहा, तेरे साथ यही होगा। ये कह के वो गायब हो गई। वो प्रेत आत्मा, या जो भी वो था, या कहूँ वो थी। उसके गायब होने के बाद रात को कुछ भी नजर नहीं आया।
इतनी बार मेरा पेट खराब हुआ, इतनी बार उल्टियां आईं कि सुबह उठने का मन नहीं कर रहा। मैं लेटा रहा, लेकिन हालत बद से बदतर होती गई। जिम में जा नहीं सकता था, टांगें कांप रहीं, कमजोरी महसूस हो रही। फिर वो लड़की या लड़का भी नजर नहीं आया। 3 दिनों तक मैं बहुत बीमार। दवाई ली मैंने, मुझे लगा डर के कारण ये होगा, लेकिन धीरे धीरे समझ में आने लगा। धमकी दी थी उसने, जो भी किया होगा उसी ने किया होगा। शरीर मेरा कुछ ही दिनों में काफी पतला सा हो गया था। जान तो बिल्कुल नहीं थी। बाबा के पास मेरा एक दोस्त लेकर गया था, जो मेरे जिम में ट्रेनर था। उसे भी वो बातें सुनने को मिल रही जो मेरे लिए शर्म का सबब था। फिर भी वो बाबा कह रहे, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? जब घर में कुछ नजर आया तुम्हें तभी मेरे पास आना चाहिए था। मैंने वो जो प्रेत था ना, उसे काबू कर लिया। लेकिन तुम्हारे घर में हो क्या रहा है? बार बार कुछ नया कैसे आ सकता है, जबकि पहले वो महसूस नहीं होता? कुछ ना कुछ गड़बड़ है तुम्हारे घर में। मुझे आना होगा तुम्हारे घर में, देखना होगा, महसूस करना होगा, तुम्हारे साथ रहूंगा। बाबा ने मेरे ऊपर झाड़ फूंक की और यकीन कीजिए 15 मिनट में मेरे पेट का दर्द गायब हो गया, जैसे कुछ मेरे पेट में था। उसके बाद उन्होंने वो पानी जो मेरे पेट के ऊपर रखा था ना, पूरी तरह से काला, उसे वहाँ मिट्टी में डाला और आसपास के पौधे लगभग आधे घंटे में धीरे धीरे काले होने लगे। तब मुझे बाबा ने कहा था, तेरे ऊपर किसी ने काला जादू किया है बच्चे, तेरे ऊपर काला जादू किया है। तुझे जो लड़की नजर आई ना, वो प्रेत की झलक थी, इस काले जादू का नतीजा। तुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश है, तेरे शरीर को कमज़ोर करने के लिए। तेरी हालत ऐसी रहती और बद से बदतर होती। हड्डियों का ढांचा बन जाता तू, हड्डियों का ढांचा, अगर तू मेरे पास नहीं आता। तुझे शरीर से ऐसी बुरी आत्मा को दूर करना ही था। बाबा मेरे साथ मेरे घर में झाड़ फूंक की और बाबा ने कहा, अब यहाँ कुछ नहीं है, लेकिन मैं रहूँगा यहीं पर। देखूं तो सही तेरे साथ हो क्या रहा है। तुझे कोई परेशान कर रहा है लगता है। बार बार ऐसा करना कोई साधारण काम नहीं होता। रात के अंधेरे में मैं अपने कमरे में था और एक तरफ बाबा के लिए खटिया लगा रखी थी। मुझे अपने घर में खुद से ही डर लगने लगा था, पता नहीं आगे क्या हो जाए। लेकिन तभी जब छत से हाथ नीचे की तरफ लटकने लगे, मुझे ऐसा लगा मैं गया। ऐसा सीन मैंने फिल्मों में देखा था मेरी आंखों के सामने। बाबा भी चीखते हुए उठे थे, घबरा गए, आंखें चुंधिया गईं और तब बाबा ने अपने झोले से निकालकर विभूति आसमान की तरफ मारी छत पर, और चारों तरफ धुआं धुआं हो गया। हाथ तो गायब हो गए, लेकिन बाबा घर से बाहर की तरफ भागे। मैं भी डर गया, मैं भी उनके पीछे पीछे। वो हमारे इस घर के इर्द गिर्द घूम रहे थे। फिर गेट के पास आकर कहने लगे, कुछ हुआ है यहाँ, किसी ने काला जादू किया है। मैं देखना चाहता था वो भाग कर गया कहाँ है। कोई घर के ऊपर या तेरे ऊपर काला जादू कर रहा है बच्चे। कोई तुझसे बदला लेना चाहता है, या हो सकता है तुझे मारना चाहता है, या हो सकता है तुझसे ईर्ष्या करता हो, या हो सकता है कुछ और हो, लेकिन कोई तेरे पीछे पड़ा है बार बार। अब जो हुआ मैंने उसे रोक लिया। उसे पता नहीं होगा, आज की रात तो कुछ नहीं होगा, लेकिन उसे महसूस होगा जिसने काला जादू किया है वो दोबारा आएगा, दोबारा देखना होगा। वो रात सच में कुछ और नहीं हुआ। अगले दिन बाबा ने घर के चारों तरफ काले पत्थर लटका दिए। बाबा ने कहा, इससे तेरे घर में किसी भी तरह की काली शक्ति प्रवेश नहीं कर पाएगी। लेकिन शाम के वक्त जब खाना लेने के लिए मैं बाहर गया, वापस आते वक्त एक तरफ का वो काला पत्थर गायब था। मैंने अंदर आकर बाबा को बताया तो बाबा ने कहा, जिसने ये किया है वो तुझे नुकसान पहुंचाना चाहता है, जानता है वो इन चीज़ों को। पहले मुझे लगा हो सकता है कोई तेरे पीछे पड़ा है, काला जादू कर रहा है किसी चीज़ को अंदर फेंक कर, लेकिन उसे यह पता नहीं होगा कि ये काला पत्थर किस लिए है, छिपा कर लगाया था। लेकिन जो कोई इन शक्तियों के बारे में अच्छे से जानता है उसे पता लग गया होगा, शक्ति सोखने वाला ये पत्थर लटकाया गया है, काम नहीं होगा। उसने एक तरफ का पत्थर काटा है, उस तरफ कुछ गिराया भी होगा।
घर के अंदर पीछे वाली झाड़ियों में एक नारियल मिला। वो काले रंग का नारियल था जिसे बाबा ने मेरी आंखों के सामने तोड़ा। उस नारियल के अंदर कुछ लाल रंग का डाला गया, दुर्गंध खून जैसी थी। और बाबा ने कहा, ये देखो, कोई ना कोई तो है तेरा दुश्मन। देख, तुझे नुकसान पहुंचाने की कैसी कोशिशें चल रही हैं। मुकाबला तगड़ा होगा शायद। बाबा ने वहीं पर उस नारियल को आग लगाई। बाबा जानते थे क्या करना चाहिए क्या नहीं। नारियल को आग लगाते ही जैसे कई हाथ धुआं बनकर उड़ते नजर आए। ऐसा लग रहा था इससे कुछ ऐसा किया गया है। अगले दिन इससे भी ज़्यादा बदतर महसूस हुआ। घर की ज़मीन के नीचे कुरेदने की आवाज़ें, बार बार ये आवाज़ें रात को आती रहीं। बाबा ने एक फर्श का हिस्सा तोड़ा, टाइल का हिस्सा तोड़कर ज़मीन के नीचे कुछ विभूति और कुछ खास चीज़ें दफना दी। आवाज़ें बंद। बाबा ने कहा, फिर से काला जादू करके गया कोई। तुझे खुद को बचाने के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाने होंगे। कोई चोरी नहीं करने आता, काला जादू करने आता है। पहचानना होगा कौन। मैंने बाबा से पूछा, हनुमान चालीसा में क्यों नहीं पढ़ पाता? बाबा ने कहा, तेरी ज़बान बांधी है किसी ने। कोई तेरी ज़बान को बांध कर जानबूझकर चाहता है कि जब भी ऐसा कुछ हो तो कुछ ना कर पाए। लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं है, मैं तेरी मदद कर सकता हूँ। बाबा ने जैसा कहा, उस दोपहर मैंने सीसीटीवी कैमरे लगा दिए चारों तरफ घर के। कोई घर के करीब नहीं आ सकता था कुछ करने के लिए। यानी अब मैं जानता था मुझे क्या करना है। लेकिन उस रात कुछ ऐसा हुआ जिसकी उम्मीद बाबा को नहीं थी। छत से दरवाजे की आवाज़ें आ रही, जैसे कोई खटखटा रहा हो। मैं उठा, दरवाज़ा खोलने के लिए गया। बाबा मेरे साथ। जैसे ही हमने दरवाज़ा खोला, एक काले कपड़ों में औरत, कोई साधारण नहीं, कंकाल की बनी हुई वो औरत मेरे ऊपर चिपक गई। सर पर उसने दांत गड़ाए थे, सर से खून निकल रहा। कंधे पर काटा, बाबा के सर के बाल खींच लिए, मेरे कपड़े फाड़ने की कोशिश की। जो हाथ में उसके आ रहा वो मेरे शरीर में घोंप रही। कंधे के पास उसने लकड़ी मेरे पूरे कंधे के आर पार कर दी थी। मेरी चीखें, और बाबा ने तब उसका सर पकड़कर उसके बाल खींचे और जलाए। मंत्र पढ़े और उसे काबू किया। फिर वो राख बन गई, लेकिन हंस रही थी। बाबा ने कहा, ये चुड़ैल थी, और जो काला जादू कर रहा है सिर्फ तुझे डराना नहीं चाहता, तुझे भगाना नहीं चाहता, अब तो सीधे सीधे तुझे मारना चाहता है। सीसीटीवी कैमरा चेक कर सीसीटीवी कैमरा। सीसीटीवी कैमरा हमने चेक किया, कुछ नहीं था, कोई नहीं आया। बाबा ने कहा, छत से कोई कैसे काला जादू करके चला गया। हम छत पर गए तो छत के ऊपर ढेर सारा सामान फेंका हुआ, पत्थर से बांधकर। जहां तक सीसीटीवी कैमरे की रेंज थी ना, वहां से दूर किसी ने पत्थर मारकर घर के ऊपर ऐसी काली चीज़ें फेंकी जिससे जादू टोना घर के अंदर आया और मुझे मारने की कोशिश। बाबा ने कहा, जो है वो बड़ा भयानक है, उसे पकड़ना होगा, वरना वो तुझे भी मारेगा, मुझे भी मारेगा। ये कोई बहुत खतरनाक आदमी है। देखते हैं आखिर उसे कैसे पता कि सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। उसके बाद हमने सीसीटीवी कैमरे चेक किए। बाबा पूछ रहे, घर के आसपास जो आ रहा है पहचानने की कोशिश कर। तेरा कोई दुश्मन, कोई ऐसा जो तुझे पसंद ना करता हो। आस पड़ोस के कुछ लोग थे जो मुझे पसंद नहीं करते थे, लेकिन ऐसा भी नहीं कोई मारने की कोशिश करे। हल्के फुल्के झगड़े, गली की नाली के कारण, आगे पड़े कचरे के कारण। थोड़ा सा मैं ज़्यादा ऊंची आवाज़ में बोल दिया करता तो कई लोग नाराज़ हो जाते, लेकिन ऐसे सब पर शक करूँगा तो हर कोई शक के दायरे में आएगा। बाबा ने कहा, कोई खास। वहाँ मुझे कुछ लोगों पर शक था, लेकिन बाबा को एक आदमी पर शक। मेरा एक पुराना दोस्त व्हील चेयर पर घर के आगे से गुजर रहा। बाबा ने कहा, इसकी नज़रें देखो, ये सिर्फ सीसीटीवी कैमरा देख रहा है। देख, अपने पास कुछ लेकर आया है, जैसे बार बार देख रहा था, लेकिन जब नज़रें पड़ी इसकी, जैसे सीसीटीवी कैमरे लगाए हैं, छिपा लिया इसने कुछ। देख देख। मैंने कहा, वो तो ठीक है, लेकिन ये मुझे नुकसान पहुंचाना क्यों चाहेगा? ये तो कमज़ोर सा है। बाबा ने कहा, बस
जो कमज़ोर होते हैं वो सीधे तौर पर लड़ नहीं पाते, तो तरीके बदल लेते हैं। याद रखना, डरपोक से ज़्यादा डरना। मजबूत लोग सामने से वार करते हैं, डरपोक षड्यंत्र करते हैं या पीठ पीछे वार करते हैं। हार हमेशा तुम्हें किसी डरपोक से मिलेगी, क्योंकि गद्दारी से मरेंगे वो, गद्दारी से। बाबा की बातों ने मेरी आंखें खोल दी थी। मैंने उसके बाद आगे आने वाले कुछ दिनों तक सीसीटीवी फुटेज देखी। घर में कुछ ना कुछ नया होता। 2 दिनों तक बाबा ने बचाव के लिए चीज़ें वहाँ पर रखी, 2 चेलों को बुलाया, लेकिन फिर भी कोई काला जादू करने की कोशिश करता। बाहर से कोई नहीं फेंकता तो किसी ने जैसे एक ड्रोन हमारे छत पर भेजा जिसमें सामान था, लेकिन वापस जाते समय मैंने उस कैमरे को ऊपर की तरफ किया हुआ था। मुझे शक था कोई ऊपर से फेंकता है दूर से। ड्रोन जिस घर की तरफ गया ना, पता लग गया हमें, ट्रैक कर लिया उसे। यह उसी लड़के का घर था, वो व्हील चेयर वाला लड़का। मुझे उस पर बहुत गुस्सा था और तब मुझे लगा इसके घर जाऊंगा, पीटूंगा और बाबा जी मुझे बचा लीजिए। मैं बस उसे मार ना डालूं, मुझे बचा लेना। पीटूंगा बहुत, टांगे टूटी हैं, बाजू भी तोड़ दूंगा। चलने लायक तो है नहीं, कुछ करने लायक नहीं रहेगा। जब मैं उसके घर गया था, सामने बैठा हुआ अकेला था वो। मैंने सीधा उसे कॉलर से पकड़ा, कहा अब सीधे सीधे मान, मुकरने मैं दूंगा नहीं। और उसने हंसते हुए कहा, मुकरना कौन चाहता है? तुझे क्या लगता है तेरे इस शरीर से डरकर मैं झूठ बोलूंगा कि मैंने नहीं किया, मुझे छोड़ दो, मुझे माफ कर दो? मौत से नहीं डरता, मारना चाहता है तो मुझे मार दे, जो करना चाहता है कर दे। तब उस बाबा ने कहा, तुझे ये कुछ नहीं करेगा, मैं करूंगा। तेरा शरीर गलेगा, ऐसी प्रेत आत्माएं तुझ पर छोड़ूंगा तो धीरे धीरे मरेगा। तब उसने अपनी टांगों पर हाथ रखकर कहा, तुम्हें क्या लगता है अब मैं जी रहा हूं? जिंदगी है ये मेरी। मुझे अपने नीचे का हिस्सा महसूस नहीं होता, टांगे महसूस नहीं होती, चल नहीं पाता, कुछ कर नहीं पाता। और पूछेंगे नहीं इसमें गलती किसकी थी, किसने किया, ये जानना नहीं चाहते। मैंने कहा मुझे क्या पता, जिसकी गलती होगी तू उसे सजा दे, मुझे क्यों बता रहा है? उसने कहा याद कर, 9वीं कक्षा में याद कर, तू तो जिम लगा था, तुझे लगा करता था सभी तेरे दुश्मन हैं, तू सबको गुस्सा दिखाता था। मुझे भी तूने छत से फेंका था ना, तू मुकर गया। तू मेरा दोस्त था ना, इसीलिए मैंने किसी को नहीं बताया। लेकिन धीरे धीरे मेरे शरीर का नीचे का हिस्सा काम करना बंद कर गया। तूने जब फेंका था तेरे लिए वो मजाक था, अपना शरीर का गुस्सा दिखाने का एक शौक। तेरा कसरत करने का पागलपन तुझ पर ऐसा जुनून बरकर चढ़ा था, तूने मुझे अपाहिज बना दिया। लेकिन जब मैं तुझसे इसकी बात करता तू मुझे चुप करवाता, बेइज्जत करता। इसके बाद भी तू रुका नहीं था। मेरे चाचा थे, याद है जब हम कॉलेज में थे, मैं इसी तरह व्हील चेयर पर जाया करता था। जो लड़की मुझे पसंद थी, मेरे चाचा उससे बात करना चाहते थे। तू तो ऐसे गुमान में रहता था कि तुझे बड़े छोटे का कुछ पता नहीं था। तूने जिसे पीटा था वो मेरे चाचा थे, कह रहे थे मैं तो इस लड़की से रिश्ते की बात करना चाहता था। तूने मेरे चाचा को पीटा था, उनकी एक आंख काम करना बंद कर गई। तुझे कभी नहीं पता, मैंने बताने की कोशिश की, तूने कभी नहीं सुना। मैंने कहा लेकिन मेरी गलती नहीं थी। मेरी गलती क्या? मेरा हाथ भारी है तो मेरी गलती क्या? उसने कहा तुम्हारी गलती क्या? मैं तुम्हारी गलती बताने के लिए तुम्हारे पास आया था कई बार, याद है? मैं जब व्हील चेयर पर ही तुझे मारने की कोशिश कर रहा था, तेरे साथी हंस रहे थे कि ये लंगड़ा क्या मारेगा जिसकी टांगें काम नहीं करती। मैंने तुझ पर हाथ उठाया, तूने पटका था मुझे। मेरे सर के पास वाला ये निशान, ठुड्डी के नीचे वाला ये निशान, याद है कितनी बार तुझसे लड़ा मैं? तुझे लगा करता था मैं मजाक कर रहा हूँ, तू असल में मारता था, लेकिन मैं सच में तुझसे बदला लेना चाहता था। जान गया मैं नहीं ले सकता, तुझे बाकी नुकसान नहीं पहुंचा सकते, मैं क्या करूंगा एक अपाहिज। तब मैंने चुनाव किया, रास्ता बदला।
मुझे मेरा प्यार ना मिला, वो लड़की भी जिसकी टांगे सही से काम नहीं करती थी, मैंने अपने जैसी लड़की का तो चुनाव किया था। तूने मुझे सिर्फ अपाहिज नहीं बनाया, तूने मुझे अपनों से दूर किया, तूने मुझे मरने पर मजबूर किया, लेकिन मैं मरा नहीं। मैं योद्धा था ना। तू शरीर से खुद को ताकतवर समझता है, मैं दिमाग से ताकतवर था। ये सब सीख कर तुझसे बदला लिया, लेकिन ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचा पाया। ये अब भी मुझे लगता है मेरी कमज़ोरी है। और तू आ गया, तुझे लगता है मैं डरूंगा। ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेगा? मेरी बाजू तोड़ देगा। मुझे आदत है ऐसे रेंगने की। मेरी बाजू टूटने के बाद मैं जिंदा रहूंगा, फिर से कोशिश करूंगा। मुंह तो चलेगा ना, मैं फिर से काले जादू की कोशिश करूंगा तुझे मारने की। ज़्यादा से ज़्यादा तू क्या करेगा? मार दे मुझे, मार दे, अभी मार दे। बाबा मेरे साथ खड़े चुप थे। मैं भी वहीं पर खड़ा चुप था। बाबा ने तब कहा, इसे पुलिस को पकड़ा दे, कोई झूठे केस में। मुझे जानते हैं पुलिस वाले, यह तुझे छोड़ेगा नहीं, और इस पर हाथ मत उठा। एक अपाहिज पर हाथ उठाएगा, खुद को छोटा मत कर। मैंने कहा, नहीं, मैं ना तो इसे पुलिस के पास लेकर जाऊंगा, ना इसे नुकसान पहुंचाऊंगा। शायद इसका बुरा मैंने किया है और इसे हक है। मैं इस ताकत के नशे में इतना पागल हो गया था कि मुझे कभी महसूस नहीं हुआ। मेरे वो छोटे छोटे मजाक बाकियों के लिए कितने दर्दनाक थे, मैं कभी जान नहीं पाया। मैं तो भूल गया था कि इसकी इस हालत का जिम्मेदार मैं हूं। भूल गया था, और शायद मुझे लगा करता कि ये क्या करेगा। अब मुझे गलती का एहसास हो रहा है। या मेरे दोस्त, तू अपनी कोशिश कर मुझे मारने की, मैं अपनी कोशिश करता हूं खुद को बचाने की। तब वो सामने से कह रहा, नहीं नहीं, तुझे तो पता लग गया है ना, मैं कर रहा हूं ये सब। तू मुझे मारेगा नहीं। देख देख, तुझे मारने का मौका मिल रहा है, सोच ले, तू मारा जाएगा। मैं ऐसा काला जादू करूंगा, तू तड़प तड़प कर मरेगा। मैंने कहा, कर ले कोशिश, मैं भी बचने की कोशिश करूंगा। तेरे अंदाज में तुझसे लड़ूंगा। फिर मत कहना मैंने ताकत का इस्तेमाल किया, मैं भी बुद्धि का इस्तेमाल करूंगा। मानो कि मेरी टांगें काम नहीं करती, इसलिए तेरे पास भी आ नहीं सकता। घर में रहूंगा, अपना काम करूंगा। तू जो करना चाहता है तू कर ले। फूट फूट कर रोने लगा था वो, और यकीन कीजिए आंसू मेरे भी नहीं रुके थे। उसे अपनी गलती का पछतावा हो रहा। वो कह रहा था, मुझे माफ़ कर दे, तू शायद पश्चाताप कर चुका है, तुझे सज़ा देने का कोई फ़ायदा नहीं, चला जा हमेशा के लिए दूर। मैंने कहा, तेरा कुछ बिगाड़ा है मैंने जो मैं सुधार नहीं सकता, लेकिन तेरे करीब रह सकता हूँ। मुझे लगता है कमियां मुझ में भी हैं, और शायद तू मेरी कमियां दूर कर सके और मैं तेरी कमियां दूर कर सकूं। वो दुश्मन था मेरा, और मैं भी उसे दुश्मन मानता था। दो दुश्मनों के काम एक जैसे हों तो वो दोस्त बनने ही चाहिए, इससे ज़िंदगी आसान हो जाती है। दोस्त बना वो मेरा। मैं उसकी मदद करने लगा क्योंकि वो बहुत गरीब था। उसके माँ बाप उसकी मदद नहीं कर सकते थे, तो मैंने की। भले ही मैं उसकी कमर के नीचे के हिस्से को ठीक नहीं करवा सकता था, लेकिन हिलने लायक करवा सकता था। धीरे धीरे टांगों पर वो वजन डाल सकता था। बरसों पुरानी वो गलती ठीक करने की मेरी कोशिश भले ही नाकाम सी हो रही, लेकिन उसकी दोस्ती मेरे काम आ रही थी। मेरे जिम को बड़ा करने में उसने मेरी मदद की। दिमागी तौर पर तेज था, लेकिन अब भी गलती महसूस होती थी मुझे। मेरे घर की वो भयानक यादें बनकर रह गई, और अब मजाक का एक हिस्सा होती हैं वो बातें। वो मेरा दोस्त है जिसे मैं दुश्मन मानता था, और आपको भी कहना चाहूँगा, जिंदगी में कई बार सिर्फ मजाक के लिए किसी का नुकसान मत करना। हो सकता है आपके लिए वो छोटी सी घटना हो, एक पल के लिए अपने दोस्तों के सामने हंसी का पात्र किसी को बना सकते हैं। हंसेंगे सब कि आप कितने अच्छे हैं, मजाक करते हैं, लेकिन किसी और के लिए वो सिर्फ मजाक नहीं होता, उसकी ज़िंदगी का खेल होता है। कई बार कुछ लोग हमारी बातों से इतना चोटिल हो जाते हैं कि दोबारा ज़िंदगी में खड़े नहीं हो पाते।
भले ही कई बार हम शारीरिक तौर पर किसी को अपंग नहीं बनाते, मानसिक तौर पर बना देते हैं। आप भी किसी को अपना दुश्मन एक छोटी सी हंसी के लिए मत बनाइए। अपनी ताकत को सही जगह पर इस्तेमाल कीजिए, वरना आपके भी दुश्मन छिपे हुए होंगे। जब उन्हें ताकत मिलेगी, शिकार पहला आपका ही होगा।